हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 2012 टाइफर का जनरल साइंस की सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1 to 10 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 1 to 10 में एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे जो कि मे बी गलत है पेपर में दिया हुआ। उन्होंने 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी जीन्स आर रिलेटेड टू द वर्कर, जिसमें उन्होंने आंसर में 100 दे रखा है पेपर में। दैट इज द रीजन कि मैंने भी 100 टिक कर रखा है, बट द करेक्ट आंसर इज 75% ही होगा। ओके। तो अब हम लोग आगे का 5 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस 5 में, वो चलिए हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है, इफ यू होल्ड अ नेल। देखिए, मैं यहाँ पे एक इसको बॉक्स की तरह बनाऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज अ दिस दैट इज कॉल्ड नेल अगेंस्ट अ पीस ऑफ आइस। चलिए, यहाँ पे एक दूसरा हम और बना लेते हैं, आइस। देखिए, हम आपको इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो, आपको रटना ना पड़े बहुत चीज़ें। ये जो मैंने कहा, दैट इज अ आइस, पीस ऑफ आइस। द एंड इन योर हैंड विल सून बिकम कोल्ड। यहां पे बोल रहा है कि इस नेल से आप इस आइस को टच करते हो तो आपका जो आइस, जो नेल है, जो एंड है आपका हाथ के, वो जल्दी कोल्ड हो जाता है। मतलब दैट इट कन्वर्टेड इनटू द कोल्ड। अब इसको समझना है, काफी बेसिक कंसेप्ट है। डेफिनेटली आपने 10th क्लास में ये बात पढ़ा होगा। अगर आप अपनी बॉडी की बात करोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री C अप्रॉक्सिम। मतलब हम आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन की बात करेंगे, एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे। यहीं पे अगर हम आइस की बात करें तो आइस का टेम्परेचर है लेस देन 0 डिग्री C या 0 डिग्री C। ठीक है। मतलब अगर हम नेल की बात करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ए बोलें और दैट इज ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ए जो है उसमें हीट कितना है? हाई है। यहीं पे ऑब्जेक्ट अगर बी की बात करेंगे तो इसमें हीट क्या होगा? हीट कम होगा, लो होगा। कंपेयर की मैं बात कर रहा हूं दोनों की। ठीक है, अब समझिए थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है। जो हीट है, अगर इन दोनों को साथ में हम रखेंगे तो हीट जो होती है वह फ्लो होता है। हीट जो होगा वो फ्लो होगा। कहां से कहां तक होगा? हायर टू लोअर। क्या होगा? हीट जो है वह फ्लो होगा। किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा? वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ से फ्लो होगा जिसमें हायर हीट है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, टू उधर जो हमारा जिसका टेम्परेचर कम है, मतलब लोअर। यहां पे किस से किसकी तरफ होगा? तो ए से बी की तरफ होगा। ध्यान रखिएगा, ए से बी की तरफ होगा। कहां से हो रहा? ए हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा था? नेल था। बी क्या था? आइस। तो व्हाई इट इज दिस? हीट फ्लोज फ्रॉम द नेल टू द आइस। काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपको पता था तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। दैट इज आल्सो द इजी क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, बीएससी में तो पढ़ा ही है ये। पॉपुलेशन ऑफ द सिंक्रोनस ई कोलाई cells is allowed to divide and grow at the rate of one binary division every 30 मिनट। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि यह एक सेल है,
यह सेल दो भागों में डिवाइड हो रही है, दो भागों में टूट रही है, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी कंडीशन। 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4 होने में यहां से यहां तक के बीच में जो है आपका कितना हो रहा है, 30 मिनट का समय है, 30 मिनट का है। सेम यहां से यहां तक होने में भी 30 मिनट का है। मतलब टोटल पॉपुलेशन, मतलब 1 से डबल होना, 1 से डबल, 1 से डबल, यहाँ 2 से 4 हुआ, तो 1 से डबल होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टी हाफ। टी हाफ इन्होंने दे रखा है 30 मिनट, 30 मिनट है। सपोज देयर आर 4 × 10⁶ सेल्स इमीडिएटली फॉलोइंग अ डिवीजन इवेंट। मतलब हमने कहा एन, एन हमने क्या कहा, एन, एन आपका 0 पे, हमने कहा एन, एन आपके 0 पे, 0 पे आपका एन है 4 × 10⁻⁻⁶ सेल्स। फिर बता रहा है आगे, द नंबर ऑफ इकोलाई सेल्स दैट वर प्रेजेंट 5 आवर। देखिए इन्होंने कहा कि एन टी जो कि आपका कितना होगा आपको बताना है, और एन टी क्या है आपका, एन टी आपका है 5, मतलब N5। ठीक है, कंडीशन देखो क्या है, ये N0 है, ठीक है, N0 यहाँ पे बात हो रही है, ये पूरी कहानी। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2N0, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2N0। मतलब मैं एक एक साइकिल आगे की बात कर रहा हूँ, मैं ये लॉजिकल बता रहा हूँ, अभी आपको फार्मूला बेस पे बताऊंगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2N0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग एक 2 की पावर 1 N0। सेम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2N0। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3N0। सेम इसके बाद क्या होगा 2 की पावर 4N0। ठीक है, ये यहाँ पे देखो क्या है, एक साइकिल, यहाँ है दूसरी साइकिल, ये हमारी तीसरी साइकिल। ठीक है, अब ये जो साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ ये हमें इस वाले में नहीं पता है, पहली बात। ये जो हमें यहाँ पे मैंने जो साइकिल की बात करी ये साइकिल हमें नहीं पता, ये हमारी तीसरी साइकिल है, ये हमने कहा यहाँ पे फोर्थ साइकिल। मतलब अगर हम N0 से स्टार्ट करें तो चौथे साइकिल के बाद हमें 2 की पावर 4N0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है ये साइकिल, ये जो नंबर ऑफ साइकिल है। ओके, इस चीज को जो ये आपका 4, मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4, हमें N0 पता है, बट ये जो 4 मैंने यहाँ पे बताया है ये 4 हमें नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, N0 पता है बट हमें 2 की पावर 4 जो है, ये जो 4 है वो नहीं पता, 2 पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हो रहा। इनिशियल कंडीशन में ये यहां से यहां होने में आपका 30 मिनट लगा है इनिशियल कंडीशन में। बट ये जो 4 निकालने का तरीका, इसका फार्मूला जो है वो होता है आपका T टोटल टाइम अपॉन T हाफ, दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल। आपका T कितना है, टोटल T आपका यहां पे दे रखा है 5 आवर। ठीक है ना, टोटल टाइम आपका दे रखा 5 आवर, 5 × 60 मिनट,
क्योंकि ये आवर है तो इसको मिनट में बदल दो। 6 पंचे 30, 300 मिनट। अगर ये आपका 300 मिनट है तो जी की बात हम करेंगे, जनरेशन जी, टी अपॉन टी हाफ, दैट इज कॉल्ड अ जनरेशन। तो टी इक्वल टू 300 अपॉन, ये हो गया आपका 30 मीन्स आपका 10 जनरेशन। ये एक से दूसरा, यहाँ पे क्या हुआ, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा, 2 की पावर जनरेशन इक्वल टू n नॉट, जितना जनरेशन टाइम है वो 2 की पावर जाएगा, जनरेशन हमारे पास आ गया 10। मतलब n नॉट से n टी की पावर 5, मतलब यहाँ तक कितना जनरेशन लगेगा 5 घंटे में, 5 घंटे में जनरेशन होगा 10 जनरेशन हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो n नॉट से 2 की पावर कितना होगा 10, n नॉट दैट इज होल इज कॉल्ड n टी, जहाँ पे t इक्वल टू 5 है। अब हमें वही बताना है, n t इक्वल टू 2 की पावर 10 इक्वल टू n नॉट। आप चाहो तो सीधे ये भी फार्मूला रट सकते हो, जिसमें ये फार्मूला जो है ओरिजिनल फार्मूला क्या है, n t इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 2 की पावर g, जहाँ पे g इक्वल टू जनरेशन टाइम है और g इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन t 1/2। ये ऐसे कैसे हुआ हम बता दें, टोटल टाइम इक्वल टू टी हाफ इंटू जनरेशन, दैट इज अ सिंपल वे कि टोटल टाइम क्या हुआ, या एक जनरेशन होने में आपका कितना समय लग रहा, तो टी हाफ, एक जनरेशन खत्म होने में, एक जनरेशन में टी हाफ लग रहा, तो कितना जनरेशन होने में लगेगा, टी 300 मिनट। तो ये आप कैसे भी अलजेब्रा, एक सिंपल अलजेब्रा से समझ सकते हो, ये छोटा सा एक के नियम है, यूनिटरी फार्मूला है। अगर आप याद कर सको तो ये फार्मूला याद करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बाकी आप याद नहीं कर पाते हो, आपकी मेमोरी कम है, लॉजिक ज़्यादा लगा पाते हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो टी 2 की पावर 10 है। अब 2 की पावर 10 जो होता है, ये अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ये हो जाएगा 1024 n नॉट। तो 1024 n नॉट आपने लिख रखा है 4 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने बताया बट मैंने भी ध्यान से पढ़ा नहीं। यहाँ पे लिख रखा है 5 आवर प्रीवियसली, 5 आवर प्रीवियसली, समझ गए क्या मिस करा? अगर नहीं समझे तो भी बता दूं, ध्यान से पढ़ो। क्या है 5 आवर प्रीवियसली? प्रीवियसली का मतलब है कि 5 घंटा पहले कितना होगा। बाकी सब हमने सही करा है, बट यहाँ पे थोड़ा ये देखना है कि ये जो आपका 5 घंटा प्रीवियसली की जो बात हो रही है, उसकी जो कहानी ये है कि इन्होंने सीधा ना पूछ के उल्टा पूछ लिया है। उल्टा क्या पूछ लिया है? उल्टा इन्होंने ये पूछा कि एन टी की वैल्यू इन्होंने दे रखा है ये, और एन नॉट की वैल्यू हमें बताना है। मतलब 5 घंटा पहले क्या होगा, ये जो है यहाँ पे एन टी 5 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ वाला दे रखा है और हमें यहाँ वाला बताना है। फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे एन टी की जगह आपको रखना होगा 4 इंटू 10 टू पावर 6 इक्वल टू ये। अब यहाँ पे आप एन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 10 24, ये इस तरह से। अब इसको दोनों को डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो ये डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 3.9 इंटू 10 टू पावर 3। तो 3.9 टू 10 टू पावर 3 आएगा। बट आप एक कहोगे कि सर एक तो हमारी बायोलॉजी मैथ कमज़ोर है और उसमें भी आपने डायरेक्ट बता दिया, पता नहीं आपने क्या बताया ये वाला।
ये वाला तरीका है कि इसको 4 को पहले मतलब 4 सीधे भी डायरेक्ट सीधे भी तुम इसको कर सकते हो, मतलब अगर सीधे करते हो डायरेक्ट इसको 4 को डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 0.0039 इंटू 10⁻6। फिर उसको आप बदलोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। फिर इससे बदलोगे तो 3.9 इंटू 10⁻³ हो गया। पर थोड़ी बहुत अगर मैथ आती है तो ये तुम सिंपल सा, अगर तुम्हें डिवीजन आता है, देखो मैथ का 2 फार्मूले में से एक चीज़ तुम्हें आना चाहिए, जो कि एक ये है। लेकिन दूसरा तरीका मैं बता दूं, जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता है उसके लिए मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ, ये डिवाइड से जिसको डर लगता है वो, बट उसके लिए थोड़ी बहुत आपको मैथ आनी जरूरी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉग लोगे दोनों तरफ, तो लॉग एन टी इक्वल टू log 2⁻10 इंटू एन नॉट होगा, जिसमें हम करेंगे log एन टी इक्वल टू log 2⁻10 यहाँ पे प्लस log एन नॉट होगा। अब एन टी यहाँ पे ध्यान से देखना है, log जो है एन टी की वैल्यू दे रखी है ये, उसको रखो log 4 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 10 log 2 प्लस log एन नॉट। द प्रॉब्लम इज दैट कि log से यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो जो CSIR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा सही होगा। क्यों सही होगा अभी मैं बताता हूँ। log 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 10⁻6 इक्वल टू 10 log 2 प्लस log एन नॉट। 2⁻2 इक्वल टू हो गया आपका 2, और log 2 की वैल्यू आप ये ना लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत है नहीं, चलो लिख ही लो। log 2 की वैल्यू आपकी होती है 0.3010। जो CSR की तैयारी कर रहे हैं उनको ये याद होना चाहिए। ओके, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 10, log 2 की वैल्यू हो गई 3010 इक्वल टू log एन नॉट। ये तरीका मैं उसके लिए बताऊँ जिनको थोड़ा ज़्यादा मैथ आती है, जो ज़्यादा मैथ के साथ खेलना चाहते हैं उनके लिए ये वाला है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 060 प्लस 6 माइनस 3.0 इक्वल टू log एन नॉट। अब देखो दैट इज 6.60 माइनस का 3 इक्वल टू log एन नॉट। अब ये 6.60 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो 3.4 इक्वल टू log एन नॉट। यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब यहाँ से मैं यही कहूँगा, अगर आपका ये तरीका था तो ज़्यादा काफ़ी सुकूनदायक था यहाँ पे कंपेयर में। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे लेना होगा एल नॉट इक्वल टू एन टी लॉग 3.4, जो कि होगा आपका log, यहाँ पे ये 3 है मतलब ये आएगा 10⁻3 और ये 4 है, ये आपका क्या है 4 है। तो एन log 4 log, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप देखो 10⁻3 पे पहुंच जाओगे तब भी आपका यहाँ पे आंसर आ ही जाएगा। वैसे 10⁻3 कैसे आया, ये जो पॉइंट से इससे इधर वाला है वो चला गया 10 टू पावर में। तो अगर थोड़ा बहुत आपको लॉग का कंसेप्ट आता है तो आप इस रेड वाले उसमें जा सकते हो। अगर आपको लॉग का कंसेप्ट नहीं आता है, डायरेक्ट आपको फार्मूला है, तो ये फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि प्रीवियसली पूछ रहा है या आफ्टर, कंसेप्ट सेम लगेगा प्रीवियसली हो या आफ्टर, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, बात सेम है। चलो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कारण मैं बता दूं, आपसे यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ एम, एम मतलब होता है स्लोप। अब इसके लिए क्या करो, एक चीज़ कर लो, इसी वाले ग्राफ में 2 पॉइंट बनाओ, ये 2 पॉइंट,
स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब होता है थीटा। अगर ये तुम बात करोगे 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री है ये थीटा है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा स्लोप जो है वो है टेन थीटा। टेन थीटा जो होगा, अगर हम इसको कहे ए, दैट इज बी, दैट इज सी, तो टेन थीटा आपका होगा ए बी अपॉन बी सी। मतलब देखो यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये थीटा है, इसको मैंने यहाँ पे ए बोला है, दैट इज अ पॉइंट बी है, दैट इज अ पॉइंट सी। अब हमें ये बताना है व्हाट इज द ए। ए यहाँ पे क्या है, चूंकि ये ध्यान से देखोगे ए, तो ए यहाँ पे है आपका, इस पॉइंट पे ए है 4.6, इस पॉइंट पे है आपका ए 4.6, कॉमा बी आपका है 9.2। मतलब इस ए जो है वो आपका हो गया ये कहानी ए, ठीक है। अब इस सी की बात करेंगे हम, तो सी पे ए है 4.5, क्योंकि 4.6 और 4.4 4.6 के बीच में है, मतलब यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 4.5 और इधर है आपका 9, मतलब ए है आपका 4.6 माइनस 9.6 और सी है यहाँ पे आपका 4.5 माइनस 9.0। हमें चाहिए ए और बी। हमें क्या चाहिए? ए और बी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ए यहाँ पे बात हो रही है ए बी की, ए और बी। ए बी कितनी है? ए बी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें इस पॉइंट पे जाके, दैट इज ए, दैट इज बी, तो अगर हमें ए बी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 9.2 से 9 को माइनस कर दें, तो 9.2 माइनस 9 इक्वल टू 0.2, दैट इज अ ए बी अपॉन बी सी। बी सी की बात करेंगे तो ये बी जो है आपका क्या है? 4.6 माइनस 4.5 इक्वल टू 0.1, ये हो गया बी सी। आपका यहाँ पे थीटा जो टेन थीटा है, जिसको हम एम बोल रहे हैं, एम कितना हो गया आपका? एम इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है आपका? ए बी यहाँ पे है 0.2 और बी सी आपके पास है 0.1, इसको इसको हटाओगे 2 इज द आंसर। देखो इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूं कैसे। मैं आपको दोनों तरीके से, लॉजिकल और कंसेप्चुअल और फार्मूला दोनों से बताता हूँ। y इक्वल टू जो होता है एक स्ट्रेट लाइन का होता है एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे यह इस m की बात हो रही है, ये जो m है इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, दैट इज अ फार्मूला। इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका आ जाएगा। कैसे? देखो y m इक्वल टू y2 आपका हो गया 9.6 माइनस y1 हो गया आपका 9, नहीं 9.6 नहीं है, 9.2 है, ओके हाँ 9.2 है। 9.2 माइनस हो गया आपका 9, x2 आपका हो गया यहाँ पे, x2 हो गया आपका 4.6 माइनस 4.5 x1, ये हो गया आपका 0.2 अपॉन 0.1, इसको हटाओ, 2 इज द आंसर। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, चाहो तो आप इस ग्राफ में ही इस तरह से कर सकते हो, या चाहो तो आप इधर से कर सकते हो। दोनों तरीका काफ़ी इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और गलत क्वेश्चन है, मैं बता दूं कैसे। हम इसको
सोल्व करने चलेंगे तो ज़्यादा थोड़ा मैथमेटिक्स लग जाएगा, तो इसलिए हम सोल्व करने की वजह है कि इलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें तो पूछा कौन सा ग्राफ इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। फंक्शन को मैं यहाँ पे थोड़ा सही से लिख दूँ, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लॉट नंबर बी दैट इज़ अ बी। ओके, जीरो की बात पे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम एक्स की बात 1 करें। ठीक है, अगर हम x की बात 1 कर रहे हैं और a और b को भी हम 1 1 ही लेकर चल रहे हैं, सब 1 1 है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। हमने कहा कि y इक्वल टू 2 है। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या करें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 ले लें, अगर हम x की वैल्यू -1 ले लें तब भी आपका क्या आएगा, -1 के लिए अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये भी 1, मतलब यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। b मतलब आपका हो सकता है, 0 है तो 0 पे रखेंगे तब भी आपका होगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे a और b अगर हम चेंज करें तो क्या हमारा ये रूल फॉलो होगा। अगर 1 की जगह हम 2 कर दें या 1 की जगह हम -1 कर दें, यहाँ पे अगर हम -1 कर दें तो इसको कुछ भी करोगे -1 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस ही आएगा, यहाँ पे भी माइनस कर दोगे माइनस ही आएगा। सारे कंडीशंस पे ये फॉलो नहीं होगा और इस वाले कंडीशन में इन्होंने a और b के बारे में बातें नहीं करी हैं। दैट इज़ अ पॉइंट कि चूंकि इसमें इन दोनों के बारे में बातें नहीं कही गई है, इसलिए हम इसमें ग्राफ, जब तक हमें a और b दोनों वेरिएबल पता ना हो, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो अगर हम इसमें प्लस अज्यूम करते रहें तो कभी भी आपका y यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस वाले कंडीशन में जो है, इस वाले कंडीशन में ध्यान से अगर देखोगे तो एक पॉइंट पे y यहाँ पे 0 कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये x यहाँ पे 0 कर रहे हैं एक वाले पॉइंट में, बट y की कुछ वैल्यू दिखा रही है। बट अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 करते हैं तो y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे 0 नहीं आएगी, क्योंकि 0 0 से मल्टीप्लाएंगे तो 0 ही होगा, तो d भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली d नहीं होगा और a नहीं होगा, तो ये दोनों तो हट ही गया, ये भी हट गया, बच तो a गया। लेकिन इस वाले केस में दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि अगर हम a और b को ध्यान से देखें तो नहीं होगा। तो मोस्ट इसमें से अगर मुझे छांटना है कोई कौन सा करेक्ट है तो डेफिनेटली हम इसमें इसके साथ जाएंगे, बट इसका जो आंसर है वो कोई भी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट आंसर, इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट, ध्यान देना है क्या क्वेश्चन पूछा है, इनकंसिस्टेंट विद अ स्टैंडर्ड ग्लोबल वार्मिंग हाइपोथेसिस। ग्लोबल वार्मिंग हाइपोथेसिस के लिए इसमें से इनकंसिस्टेंट कौन सा है, ये बात हुई है। चलो हम पहली बात करते हैं, सर्टेन रीजन ऑफ द अर्थ कैन एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड कोल्ड SPILLS, करेक्ट, सही है। हमें इसमें बताना है इनकंसिस्टेंट, बट ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हाइपोथेसिस, ग्लोबल वार्मिंग की जो हाइपोथेसिस है उसको फॉलो करती है, तो एक जो है आंसर नहीं होगा, मतलब एक जहाँ जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दो, ये दोनों हटाओ। वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, करेक्ट, बी भी सही ही है, ये दोनों तो सही है। देखते हैं, वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट आर प्राइमरी कॉज ऑफ करेंट ग्लोबल वार्मिंग। देखो यहाँ पे बात लिखा है प्राइमरी कॉज ऑफ करेंट ग्लोबल वार्मिंग, हमें इनकंसिस्टेंट ही बताना है।
जो अर्थ की ऑर्बिट में वेरिएशन है उससे ज़्यादा जो प्राइमरी कॉज है वो आपका ग्रीन हाउस गैस का होता है। तो इसको थोड़ा हम होल्ड करते हैं। इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग ओनली रिफर्स टू द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर नॉट सीजनल। करेक्ट, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला करेक्ट है। तो डी वाला करेक्ट है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब एक ही आंसर बचा, दैट इज अ थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में फिर से दोबारा हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट आर द प्राइमरी कॉज। नहीं, प्राइमरी कॉज जो है ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा यूज। ज़्यादा यूज ग्रीन हाउस गैस का हो रहा है, दैट इज द रीजन कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ना कि ऑर्बिट के कारण। तो प्राइमरी कॉज की बात अगर हो रही है तो वो क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस होगा, ना कि अर्थ का ऑर्बिट। ओके, अर्थ के ऑर्बिट के कारण में भी ये जो आपका रीजनल वेरिएशन है वो हो सकता है, बट नॉट अ प्राइमरी कॉज। लेकिन इस तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका था एलिमिनेशन मेथड। जो हमें से पता है उसको पहले ढूंढो, जो नहीं पता वो बाद में ढूंढ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। आपको मज़ा आ रहा होगा पीवाईक्यू को सॉल्व करने में, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आया, आज से पहले वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ यूनिक आपको लग रहा है, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड ऑल्सो वॉच द अनदर वीडियोज़ डेफिनेटली दैट आर हेल्पफुल फॉर यू। मज़ा आ जाएगा अगर आप और भी वीडियो देखते हो बायोलॉजी के। कोई भी एग्ज़ाम आपका फिर छटेगा नहीं यहाँ पे जो है। गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यूअस व्यूअर है मेरे चैनल के, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट और थ्योरी ही नहीं देता हूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं।